गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 चैप्टर 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इस बार एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। अधिकतर बच्चे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो एमबीडी या दीपक वगैरह की गाइड से पढ़ते हैं, जबकि उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो गलत दिए होते हैं। इसलिए जब भी छोटे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस याद करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एनसीईआरटी की बुक से ही याद करें। मैंने जितनी भी ये क्वेश्चन बताए हैं आज, ये सभी एनसीईआरटी की बुक पे ही बेस्ड हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2011 में भारत की कितनी जनसंख्या थी? जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, डाटा दिए गए हैं, वो सारे 2011 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट में जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। ठीक है, अभी जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो जनगणना नहीं हो पाई। तो ये सभी डाटा जो है ये लेटेस्ट हैं और 2011 पर आधारित है। तो 2011 में भारत की कुल कितनी जनसंख्या थी? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो 2011 में भारत की जनगणना थी 121 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है वो चीन का है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा जो है वो भारत का है। किसमें? जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो पहले 6 देश कौन से हैं? तो एक फॉर्मूला बना रखा है RCCABA, इसको याद कर लो, सारे देश याद हो जाएंगे। R से रूस, C से कनाडा, C से चाइना, A से अमेरिका, B से ब्राजील एंड नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 7th पोजीशन पर है इंडिया का स्थान। तो ये फॉर्मूला बहुत इजी है, RCCABA। एक दो बार अगर इसको बोलोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, RCCABA। रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्षेत्रफल में फर्स्ट पोजीशन रूस की, सेकंड कनाडा की, थर्ड चाइना की, फोर्थ अमेरिका की, फिफ्थ ब्राजील की, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया की और 7th पोजीशन जो है वो भारत की आती है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, वह जनसंख्या के अंदर विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जनगणना जो है ये पूरी नहीं हो पाई थी। ठीक है, अगर पूछ ले पहली जनगणना कब हुई थी तो 1872 आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो भारत की पहली पूर्ण जनगणना जो थी वो 1881 में हुई थी। ठीक है, और 1881 के बाद अब हर 10 वर्ष के पश्चात जो है वो जनगणना होती है। पहले 1881 में हुई, फिर 1891 में हुई, फिर 1901 में, फिर 1911 में, 1921 में। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट जनगणना थी वो 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी। ठीक है, तो भारत में जनगणना कब होती है? हर 10 वर्ष के पश्चात होती है, और पहली जनगणना हुई थी 1881 में। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक जनगणना पाई जाती है? जनसंख्या पाई जाती है? तो भारत के कौन से राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या पाई? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या भारत के कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। सेकंड पोजीशन महाराष्ट्र में, थर्ड बिहार और फोर्थ पश्चिम बंगाल। ये चारों नाम याद होने चाहिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, 2-3 बार इसको बोलोगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो ये याद हो जाएंगे। सबसे अधिक जनसंख्या भारत की कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार और फोर्थ पश्चिम बंगाल। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये वाला ऑप्शन में नहीं मिलता है, ये ऑप्शन में मिलते हैं, तो हमें दूसरा भी पता होना चाहिए कि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में और फिर पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था?
कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। और 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो उसमें है बिहार। देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तब तो आएगा उत्तर प्रदेश का नाम। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो आंसर आएगा बिहार। कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखना कि जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार में है। फर्स्ट नंबर पर बिहार, सेकंड पे पश्चिम बंगाल, थर्ड पे केरल और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं, इनको याद रखना है। फर्स्ट पे बिहार जनसंख्या घनत्व में, सेकंड पे पश्चिम बंगाल, थर्ड पे केरल और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश। तो ये है जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक इन राज्यों में पाया जाता है। प्रायद्वीप भारत के राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का? लेकिन अगर नीचे नीचे वाले भारत में पूछ लिया जाए कि जो नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। और भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसके एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और तीसरी तरफ नीचे प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? तो वो आएगा केरल का। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? मतलब हर वर्ष जनसंख्या जो है वो किस दर से बढ़ रही है? ठीक है, तो 1.64% जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर मतलब 1 वर्ष की। लेकिन अगर 10 वर्षों की पूछ लिया जाए कि 10 की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो वो है 17.64%। ठीक है, ये तो कितने साल की है? 1 साल की है। लेकिन 10 साल की भी पूछ सकते हैं, क्योंकि भारत में जनगणना जो है वो हर 10 वर्ष के पश्चात ही होती है। तो भारत में जनसंख्या की 10 की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 17.64%। आगे आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है, वर्ष 1921 को जनसंख्या में कमी आई थी। अभी तक लगातार जो है वो जनसंख्या जो है वो बढ़ी रही है। 1901 में, एक के बाद 21 में, 11 में बढ़ी थी जनसंख्या, लेकिन 21 में कमी आई और उसके बाद जनसंख्या जो है वो लगातार 31 में, 41 में, 51 में हर बार जो जनसंख्या जो है उसमें वृद्धि हो रही है। लेकिन सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब जनसंख्या के अंदर कमी आई थी। तो ये याद रखें कि जनसंख्या में कमी कौन से वर्ष आई थी? 1921 में जनसंख्या में कमी आई थी। कायिक घनत्व, ये जनसंख्या घनत्व के प्रकार हैं। कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, जनसंख्या घनत्व के 2 प्रकार बताओ। छोटे क्वेश्चन में आएगा तो कायिक घनत्व का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, उसके अंदर कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो कायिक घनत्व का मतलब होता है कुल जनसंख्या अनुपात कुल कृषि क्षेत्र। ठीक है, कुल जनसंख्या अपोन में कुल कृषि क्षेत्र। उसके बाद कृषि घनत्व के बारे में आता है, तो कृषि में कुल जनसंख्या नहीं लेते हैं, सिर्फ वही जनसंख्या लेते हैं जो कृषि कार्य करती है। ठीक है, तो कुल कृषि में लगी जनसंख्या अपोन में कुल कृषि क्षेत्र। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आगे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति, यूथ जो होते हैं, यंग लोग जो होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिसी लेकर आई थी। वो कब आई थी? 2014 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल यूथ पॉलिसी कब आई थी? फरवरी 2014 में इसको आरंभ किया गया था। और इसके अंदर यूथ में, यंग लोगों में किन को शामिल किया गया? 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों को इसके अंदर युवा के रूप में परिभाषित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एनवाईपी, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में कौन से आयु वर्ष के लोगों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया? उसमें 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 10 से 15, 15 से 29। ठीक है, तो इस तरह से तो हमें याद रखना है 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है एनवाईपी 2014।
अब एनवाईपी 2014 जब आई थी तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था देश के जितनी भी युवा हैं वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है। ठीक है, मतलब वो अपनी पूरी, मतलब उनमें जो कैपेबिलिटी है काम करने की, उसमें उनको पूरी तरह से उस क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, ताकि वो देश के विकास में जो है वो अपना योगदान दे सके। ठीक है, और लोगों के अंदर अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए और सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए एक नीति बनाई थी, ताकि जो युवा लोग हैं उनमें कौशल का विकास किया जा सके। 2014 में एनवाईपी आई और 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति बनाई गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल यूथ पॉलिसी के। 2014 में आई थी, 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों को शामिल किया गया और उसके बाद 2015 में कौशल विकास व उद्यमिता के लिए नीति बनाई गई। अगर हम छोटे क्वेश्चन याद करेंगे तो हमें बड़े क्वेश्चन जो है वो अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे अब नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हम ये 4 लाइनें लिख सकते हैं, हमारा बड़ा क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस जरिए हम छोटे क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं और बड़े क्वेश्चन जो है उनको भी आराम से याद कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है? मतलब भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8% जनसंख्या जो है वो कैसी है? ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.16%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पता होने चाहिए कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है व नगरीय जनसंख्या कितनी है। ठीक है, उसके बाद आता है धार्मिक संगठन के बारे में कि धार्मिक धर्म के आधार के ऊपर जनसंख्या को जो कितने में डिवाइड किया गया है, भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं। ठीक है, तो भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 79.8%। ठीक है, सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या पाई जाती है, 80% जनसंख्या भारत में हिंदुओं की है। ठीक है, तो भारत में हिंदू कितने हैं? 80%। उसके बाद भारत में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? 14.2%। 15 बोल सकते हैं हम। ठीक है, 80 हो गए और ये 15 हो गए। ठीक है, 95। उसके बाद भारत में ईसाई जनसंख्या कितनी है? 2.3% है। ठीक है, तो ये छोटे क्वेश्चन में कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं तो हमें पता होना चाहिए। भारत में सिख जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 1.7% है। ठीक है, अब मुस्लिम जनसंख्या जो है वो भारत के कौन से क्षेत्रों में निवास करती है? तो सबसे अधिक तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, केरल में, दिल्ली में, असम, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों के अंदर मुस्लिम जनसंख्या पाई जाती है। ईसाई जनसंख्या कहाँ कहाँ पर है? गोवा में है, केरल में है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है। उसके अलावा गोवा और केरल के अंदर ईसाई जनसंख्या अधिक है। सिख जनसंख्या जो है वो हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, यहीं पर सबसे अधिक सिख जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद आता है श्रमिकों के बारे में। ठीक है, तो श्रमिक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये श्रमजीवी संगठन के अंदर हम इसके बारे में लिखते हैं। जैसे धार्मिक संगठन के बारे में क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन, तो उसके अंदर हम ये सारा लिख सकते हैं। हिंदू जनसंख्या इतनी है, मुस्लिम इतनी है, ईसाई इतनी है, उसके अलावा ये कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर ये जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें छोटा क्वेश्चन भी हो जाएगा और बड़ा क्वेश्चन भी इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं श्रमिकों के बारे में। श्रमजीवी संगठन, तो श्रमजीवी संगठन में आता है कि भारत में किस श्रमिक जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक कौन से होते हैं? जो 6 महीने काम करते हैं, मतलब साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 को 2 से डिवाइड करो तो 183 दिन। ठीक है, 182 पॉइंट कुछ, 183 दिन मान लेते हैं। तो जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन से अधिक काम करता है वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। ठीक है, मतलब जो 6 महीने, साल में 6 महीने काम करता है वो मुख्य श्रमिक, और जो साल में 6 महीने से भी कम काम करता है वो सीमांत श्रमिक, और अश्रमिक वो होता है जो काम ही नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया? श्रमजीवी संगठन में श्रमिकों को 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य, सीमांत और अश्रमिक। ये 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने से भी कम काम करते हैं, और ये करते ही नहीं है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार
भारत में 39.8% जनसंख्या मुख्य श्रमिक व सीमांत श्रमिक है। मतलब भारत के अंदर सिर्फ 40% जनसंख्या जो है वो किसकी है, मुख्य श्रमिकों की और सीमांत श्रमिकों की, जबकि 60% जो जनसंख्या है वो अश्रमिकों की है, जो कोई काम नहीं करती है। इस अश्रमिकों के अंदर कौन आते हैं, एक तो सारे बच्चे आते हैं जो भी अपनी पढ़ाई करते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं। इसके अलावा जो वृद्ध जनसंख्या है वो भी इसके अंदर आती है। मतलब बाल वर्ग आता है इसके अंदर और वृद्ध वर्ग आता है, दोनों वर्ग इसके अंदर आते हैं। अश्रमिकों के अंदर वो कोई काम नहीं करते, वो अपने कार्यों के लिए इन पर डिपेंड रहते हैं, अपनी जरूरतें जो युवा वर्ग से पूरी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक व कृषि मजदूर है। अब देखो, भारत की सिर्फ 40% जनसंख्या जो है वो काम करती है, और उस 40% में से भी जो 54% जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है, मतलब कृषि से जुड़े हुए कार्य करती है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर सबसे कम जनसंख्या लगी हुई है, सिर्फ 3.8% जनसंख्या, और तृतीय क्षेत्र के अंदर 41.6% जनसंख्या। मतलब तृतीय क्षेत्र के अंदर जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और प्राथमिक क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि पहले भारत की लगभग 60% जनसंख्या इसमें लगी हुई थी, अब 54.6 हो गई है। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र के अंदर भी जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये भारत के व्यवसायिक संगठन के अंदर आता है कि भारत के अंदर जो लोग हैं वो कौन कौन से व्यवसायों में लगे हुए हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक, उसके बाद तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं, और द्वितीय क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या लगी हुई है। ठीक है, भारत में विशालतम भाषाई समूह कौन सा है। मतलब भारत में लोग जो है वो कौन सी भाषा समूह का प्रयोग करते हैं, कौन सी भाषा का, तो भारतीय आर्य भाषा का। ठीक है, भारतीय, जहां पर भारत आ जाए वो ही भारत में यूज होती है। ठीक है, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.64% है। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिर्फ 17 है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। ठीक है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या भारत में गोवा राज्य में है। गोवा में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, 62%, और उसके बाद सेकंड नंबर है मिजोरम का, थर्ड तमिलनाडु का, और फोर्थ केरल का। ठीक है, तो ये भारत में नगरीय जनसंख्या के डाटाज हैं कि सबसे अधिक गोवा में। तो ये चारों याद करने, क्योंकि कई बार ऑप्शन में गोवा भी नहीं देता, मिजोरम भी नहीं देता, ये लिख देता है भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कौन से राज्यों में पाई जाती है, पहले तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, मेघालय। ठीक है, तो हमें अगर ये चारों नाम याद होंगे तो ही हम उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। धन्यवाद।